तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शेरबाज की स्टोरी लेके आया हूँ। शेरबाज और एक भयानक रात। ये शेरबाज और शाही लॉकेट का अगला भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम तुम्हारे साथी को मौत के घाट उतार देंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हमें तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर साकाल शेरबाज को शाही लॉकेट के बारे में बताने लगा। शाही लॉकेट की रूपरेखा का पूर्ण विवरण बताने के बाद, वह लॉकेट तुम्हें उसी कमरे में मिलेगा जिसमें तुम्हें अलमारी के नीचे लाश मिली थी। ठीक है, मैं उस लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करूँगा। तुम्हें वह लॉकेट हर हालत में प्राप्त करना है मिस्टर शेरबाज। मैं समझता हूँ, लेकिन लॉकेट में तुम तक पहुँचाऊँगा कैसे? 2 दिन बाद हम तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे। इतना कहने के पश्चात दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। अतः शेरबाज ने भी रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। आखिर उस लॉकेट में ऐसी क्या खासियत है? कौन है ये लोग? उधर महामंत्री तोजा अपने बेटे थुमा को बता रहे थे। वह एक भयानक रात थी, लगभग 15 साल पहले, जब युवराज केवल 3 वर्ष के थे। कुछ कुछ बागियों ने मिलकर सत्ता हथियाने की साजिश की थी। साजिश का पता चलते ही मैं महाराज को खबर करने राजमहल में जा पहुंचा। महाराज को तोजा का प्रणाम। महामंत्री तोजा, तुम इतनी रात गए इस वक्त? महाराज, स्थिति बेहद नाजुक है। मुझे पता चला है कि कुछ बागी आपकी और युवराज की हत्या कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। ओह, फिर तो आपको फौरन उन बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लाचारी है महाराज, अभी मुझे यह पता नहीं लगा है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल है और उनका मुखिया कौन है। जैसे ही पता लगेगा मैं कार्यवाही करूंगा। लेकिन अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाक, हथियारों से लेस 4 स्याहपोशों को अंदर दाखिल होते देख महाराज गुस्से से गरजे। कौन हो तुम लोग, और इस तरह अंदर आने की तुमने हिम्मत कैसे की? आपके दिन पूरे हो चुके हैं महाराज। कल सूर्य उगने से पहले जाम्बो द्वीप का शासन हमारे कब्जे में होगा। खतरा भांपते ही मैंने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन खबरदार महामंत्री तोजा, ज़्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश मत करो और अपने हाथ ऊपर उठा लो। तुम लोगों के इरादे कभी पूरे नहीं होंगे गद्दारों। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब आत्मसमर्पण कर दो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तोजा। इतना कहकर उस स्याहपोश ने जैसे ही मुझ पर तलवार से वार किया, मैंने नीचे गिरते हुए न केवल उसके वार से अपने को बचाया, बल्कि और फिर इससे पहले कि मेरे पिस्तौल की गोलियां तुम्हारा भेजा फाड़ दे, बताओ किसने तुम्हें गद्दारी के लिए उकसाया है? कौन है तुम्हारा मुखिया? लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उन्होंने खुदकुशी कर लेना बेहतर समझा। उसके उनके बिना कुछ बताए खुदकुशी कर लेने के कारण महाराज चिंतित हो उठे। यह तो बहुत बुरा हुआ महामंत्री। अब गद्दारी को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ महामहिम, ऐसा लगता है गद्दारों की जड़ें काफ़ी मजबूत है और आप पर मंडरा रहा मौत का खतरा अभी टला नहीं है। हमें अपनी नहीं, युवराज की चिंता है महामंत्री। जब तक युवराज जिंदा है गद्दारों की मुराद पूरी नहीं हो सकती। लेकिन वो नीच आपके साथ साथ युवराज को भी मार डालेंगे। तभी तो युवराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं महामंत्री। मेरे जीवित रहते आप और युवराज पर आँच नहीं आएगी महाराज। दुश्मनों की ताकत का सही अंदाज़ा लगाए बगैर हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महाराज, 24 घंटे के अंदर मैं एक एक गद्दार के चेहरे से नकाब उतार कर आपके सामने पेश कर दूंगा। उठे हुए गद्दारों के सिरों को कुचल कर रख दूंगा। यह जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो, यहाँ की स्थिति हम संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले कि दुश्मनों का हमला फिर हो, तुम युवराज और शाही लॉकेट को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ महामहिम? यह हमारा हुक्म है। तो जा, देर मत करो। जो आज्ञा महाराज। आखिरकार महाराज की आज्ञा के सामने मुझे झुकना ही पड़ा और मैं युवराज और शाही लॉकेट के साथ उसी वक्त राजमहल के खुफिया रास्ते से बाहर निकल गया। फिर मैं सोचने लगा, युवराज को लेकर कहाँ जाऊँ? कौन सी जगह युवराज और शाही लॉकेट सुरक्षित रहेंगे? तभी मुझे अपने भारतीय घनिष्ठ मित्र कर्नल शमशेर सिंह का ख्याल आया। और हाँ, शमशेर सिंह के पास ही चलना चाहिए। इस मुसीबत की घड़ी में वह मेरी मदद जरूर करेगा। यह निर्णय कर मैं तटीय भाग की ओर चल पड़ा। लगभग 1 घंटा पैदल यात्रा के बाद मैं समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां से मैंने एक मोटर बोट किराए पर ली और भारतीय समुद्री सीमा की ओर चल पड़ा। ईश्वर करे मैं भारतीय सीमा में सकुशल पहुंच जाऊं। लेकिन अभी हमारी
मोटर बोट भारत की सीमा से कुछ मीलों के फासले पर ही थी कि मैंने दो अन्य मोटर बोटों को अपने पीछे आते देखा। आ रही मोटर बोटें किस देश की हो सकती है और इनमें कौन लोग हो सकते हैं? अचानक कहीं दुश्मनों को युवराज और शाही लॉकेट के साथ मेरे फरार होने का पता तो नहीं चल गया है? इन बोटों में जरूर दुश्मन के ही आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। खतरे का आभास होते ही ड्राइवर स्पीड बढ़ाओ। इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ानी खतरनाक हो सकती है जनाब। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। जितनी तेज चला सको चलाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो हुक्म जनाब। और ड्राइवर स्पीड बढ़ाता चला गया, परंतु भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। बचो जनाब, अब कुछ नहीं हो सकता। ओह! अचानक उठे उस ज्वार ने बोट को उलट दिया। फिर मैं युवराज को पीठ से चिपकाए तैरता हुआ एक और बढ़ने लगा। दिशा का मुझे कोई ज्ञान न था। काफ़ी देर लहरों से जूझने के बाद एकाएक मैंने अपने आप को समुद्र तट पर पाया। मैं कहाँ आ गया हूँ? पता नहीं अपनी मंजिल तक पहुँचने में अब मुझे कितना वक्त लग जाए। तभी सुनो, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह कहीं आसपास ही है। ओह, कमबख्तों ने युवराज के रोने की आवाज़ सुन ली है। अब वे किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। घने जंगल में पहुंचकर अब वे लोग खतरा भांप खतरा भांप में युवराज का मुंह दबाए पूरी ताकत से सामने फैले जंगल की ओर दौड़ पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर अब वे लोग मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकते। तभी युवराज की स्थिति देख मैं अपनी बेवकूफ़ी पर बौखला उठा। ओह! युवराज का शरीर निश्चल क्यों हो गया है? कहीं मैंने युवराज की जान तो नहीं ले ली? अगले ही पल शुक्र है भगवान का युवराज जीवित है। शायद ज़्यादा देर सांस रुक जाने के कारण बेहोश हो गया है। तभी शायद वे लोग मुझे ढूंढते हुए इसी ओर आ रहे हैं। आ रहे कदमों की आहट सुन मैं सतर्क हो गया और युवराज को बाहों में लिए दबे कदमों से आगे बढ़ गया। चलते चलते अचानक मेरी नज़र दूर दिखाई दे रही रोशनी पर पड़ी। शायद वहाँ कोई शिकारी दल ठहरा हुआ है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो वे मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अब मेरे कदम बड़ी तेज़ी से रोशनी वाली दिशा में उठने लगे। लगभग आधे घंटे बाद, खबरदार वहीं रुक जाओ वरना मार दिए जाओगे। नहीं, गोली मत चलाना। मैं एक मुसीबत का मारा हूँ, मदद की तलाश में भटकता हुआ यहाँ आ गया हूँ। कौन हो तुम? मैं अभी अपनी पूरी बात पूरी भी ना कर पाया था कि तभी एक आदमी तंबू के अंदर से बाहर आते हुए बोला, क्या बात है रमाकांत? उस आदमी के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैं खुशी से चीख उठा, शमशेर सिंह, योर एक्सीलेंसी, आप यहाँ इस हाल में? वाह रे ईश्वर, कभी कभी तू भी कैसे चमत्कार दिखाता है। मैं ठगा सा शमशेर सिंह को निहार रहा था। मुझे स्तंभित सी हालत में खड़ा देख शमशेर सिंह बोला, आप खामोश क्यों हो योर एक्सीलेंसी? दिल से दिल को राह राह होती है शमशेर। मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था, पर हालात ने मुझे इस जंगल में पहुंचा दिया और तुम मुझे यहीं मिल गए। आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है दोस्त। मदद? यह सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ खड़े खड़े नहीं बता सकता शमशेर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। कर्नल शमशेर सिंह मुझे अपने तंबू में ले गया तो मैंने उससे सब कुछ सविस्तार बताते हुए कहा, दोस्त मैं चाहता हूँ जब तक खतरा नहीं टल जाता हमारे देश की अमानत तुम्हारी हिफाजत में रहे। आप फिक्र न करें योर एक्सीलेंसी। मैं अभी शमशेर सिंह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि तभी, होशियार, मैं देख कर आता हूँ। लेकिन शमशेर सिंह उठकर खड़ा ही हुआ था कि तभी धाएं धाएं, लगता है वे लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ओह! और शमशेर सिंह झपट कर अपनी बंदूक उठाते हुए बोला, आप फिक्र न कीजिए योर एक्सीलेंसी, मेरे रहते हुए बदमाश आपका और युवराज का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। नहीं शमशेर सिंह, समय बहुत कम है, मौके की नज़ाकत को समझो। इससे पहले कि वे हम तक पहुँचे तुम युवराज और शाही लॉकेट लेकर पिछले रास्ते से निकल जाओ। नहीं, ऐसी नाजुक हालत में मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। आप भी मेरे साथ चलिए। अगर मैं भी साथ चला गया तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं यहीं रुककर उन्हें रोकता हूँ। तुम निकल जाओ, लेकिन समय बर्बाद मत करो शमशेर। युवराज की जान मेरी जान से ज़्यादा कीमती है। और फिर न चाहते हुए भी शमशेर युवराज और शाही लॉकेट को लेकर तंबू के पिछले भाग से बाहर निकल गया। शमशेर जाते वक्त अपनी बंदूक और गोलियों की पेटी मुझे सौंप गया था, अतः मैंने फौरन मोर्चा संभाल लिया। लेकिन मैं अपने पीछे मंडरा रहे खतरे के प्रति असावधान था। अचानक पर्दा चिरने की आहट ने मुझे चौंकाया। ओह! खतरा!
मैं तेजी से पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बंदूक फेंक दो महामंत्री तोजा। ओह! मैं बंदूक फेंककर हाथ उठाकर खड़ा हुआ ही था कि उसके पीछे दो स्याह-पोश और अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मुझे घेर लिया। आखिर तुम हमारे हाथ आ ही गए। ओह! बताओ युवराज कहाँ है? तुम मेरी जान ले सकते हो गद्दारों, पर युवराज का पता मालूम नहीं कर सकते। हम जानते हैं तुम मुंह नहीं खोलोगे और हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे, पर तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि किसी को युवराज का पता बता सको। तुम नहीं जानते बेवकूफ़ कि मैं अपने दोस्त शमशेर सिंह को पहले ही सब कुछ बता और समझा चुका हूँ। तभी पिस्तौलधारी ने अपने साथी को आदेश दिया, इसकी दोनों टांगें काट दो। पिस्तौलधारी का आदेश मिलते ही खचाक, और फिर अब यह अपाहिज यहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा और कभी किसी को युवराज के बारे में नहीं बता सकेगा। इतना कह पिस्तौलधारी अपने साथियों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल के नर्सिंग होम में था। शमशेर सिंह को निकट बैठे देख मेरा आश्चर्य की सीमा न रही। शमशेर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं यहाँ लाया हूँ आपको। तब शमशेर सिंह ने मुझे बताया, मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था और एक ऐसे स्थान पर छुप कर बैठ गया था जहाँ से खेमा साफ नज़र आ रहा था। जब मैंने उन नकाबपोश को जाते देखा तो वापस खेमे में पहुँच गया और आपकी हालत देख फौरन आदिवासियों की मदद प्राप्त की और आपको यहाँ ले आया। मैं तुम्हारे इस उपकार की कीमत कभी न चुका सकूँगा शमशेर सिंह। अब मुझ पर एक उपकार और करो। मुझे महाराज और जाम्बो द्वीप की राजनीतिक स्थिति की विस्तृत जानकारी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द मैं आपको आपके देश की स्थिति से अवगत कराऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद शमशेर ने मुझे बताया, आपके लिए खुशखबरी है योर एक्सीलेंसी, महाराज जीवित हैं और विद्रोह का दमन हो चुका है। अब आपके देश में पूर्ण शांति है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब स्वस्थ होते ही आप अपनी अमानत के साथ स्वदेश लौट सकेंगे। कहें तो आपकी खैरियत की खबर महाराज तक पहुंचा दूं? नहीं शमशेर, वहां के अंदरूनी हालातों के बारे में जाने बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता। स्वस्थ होने के बाद पहले मैं वहां जाऊंगा, फिर महाराज के आदेशानुसार तुमसे संपर्क स्थापित करूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में 6 महीने का वक्त लगा। मेरे स्वस्थ होते ही शमशेर सिंह ने मेरे स्वदेश लौटने की व्यवस्था करने के पश्चात मुझसे कहा, यह जहाज़ कल सुबह आपको अपने देश की बंदरगाह तक पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं अपने देश की अमानत तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। उपयुक्त स्थिति होने पर मैं अपना आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा। तब तक आपकी अमानत को मैं बड़ी हिफाजत से रखूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शमशेर। तब शमशेर एक चाबी मेरे हवाले करता हुआ बोला, यह चाबी मेरी कोठी के पिछले गुप्त द्वार की है। जिस आदमी को आप भेजें पहचान के लिए उसे यह चाबी दे दें। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, अब तुम जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि युवराज की असलियत के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को पता न चलने पाए। और जब तक मेरी ओर से कोई पैगाम ना आए, युवराज की परवरिश और लॉकेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आप निश्चिंत रहें। इतना कह शमशेर मेरे केबिन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद जहाज़ रवाना हुआ और मैं सोच में डूब गया। मेरा कोई समाचार न पा महाराज बेहद दुखी व परेशान होंगे। युवराज को देखने के लिए उनकी आत्मा न जाने किस कदर तड़प रही होगी। एकाएक मुझे सामने देख उनकी खुशी की सीमा न रहेगी। और इसी तरह विचारों की कशमकश में डूबा मैं बिस्तर पर जा लेटा। कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ पता न चला। सुबह जहाज के कप्तान ने मुझे जगा कर कहा, आपकी नींद में खलल डालने का मुझे खेद है सर। इस समय हमारा जहाज जाम्बो द्वीप के बंदरगाह पर खड़ा है। ओह, मुझे यहीं उतरना है। मैं जानता हूँ कर्नल साहब मेरे मित्र हैं। आपको इस बंदरगाह पर उतारने और वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वे मुझे सौंप गए हैं। ओह, कैप्टन की बात सुन शमशेर की दोस्ती पर मुझे और भी गर्व महसूस हुआ। सचमुच शमशेर जैसा जिम्मेदार दोस्त किस्मत वाले को ही मिलता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ। तभी कैप्टन मेरी सोचों को भंग करते हुए बोला, आप निश्चिंत रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा एक सहयोगी नीलहानी आपको टैक्सी तक पहुंचा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। और फिर मिस्टर निहलानी मुझे टैक्सी में बैठाकर बोला, आपकी व्हीलचेयर पीछे डिक्की में है। यह टैक्सी ड्राइवर आपको आपके घर तक पहुंचा देगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर निहलानी। तब नीलहानी मेरे धन्यवाद का उत्तर दे वापस चला गया।
नीलहानी के जाने के बाद कहाँ जाना है साहब? राजमहल चलो। क्या? ड्राइवर मेरा आदेश सुन चौंका, लेकिन फिर कोई प्रश्न किए बगैर उसने टैक्सी दौड़ा दी। घंटे भर बाद मैं राजमहल के दीवान हॉल में था। महामंत्री तौजा, आप जीवित हैं? निसंदेह। यह तो बहुत खुशी की बात है महामंत्री जी। महाराज को पता चलेगा तो उनकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। तो क्या महाराज बीमार है? लेकिन आपकी यह दशा। उन देशद्रोहियों ने तो हमें जीते जी ही मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। हाँ महामंत्री जी, महाराज को अपने खिलाफ उभरे विद्रोह का इतना दुख नहीं हुआ जितना युवराज और आपकी कोई खबर न मिलने से हुआ है। उनके होठों पर हर पल युवराज और आपका नाम रहता है। हम समझते हैं सेनापति जी, आप फौरन महाराज को हमारे पहुंचने की खबर दीजिए। हम फौरन उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन युवराज को आप कहाँ छोड़ आए? उन्हें देखने के लिए महाराज की आंखें तरस गई है। युवराज जहाँ भी है सुरक्षित है। ठीक है, मैं महाराज को सूचित करता हूँ। सेनापति द्वारा मेरे पहुँचने की खबर मिलते ही महाराज ने मुझे अपने कक्ष में बुला लिया। महामंत्री तौजा का महामहिम को प्रणाम। आओ महामंत्री तौजा, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हमें विश्वास था एक न एक दिन तुम जरूर लौट कर आओगे। अपनी बात कहते कहते महाराज इस कदर भावुक हो उठे कि उनकी आंखें छलक उठी। लेकिन आपने अपनी यह क्या हालत बना रखी है महामहिम? बेटे की जुदाई और तुम्हारी गुमशुदगी ने हमें अंदर ही अंदर तोड़ डाला है महामंत्री। पता नहीं सांसों का सिलसिला कब टूट जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? अगर आदेश हो तो युवराज। ठहरो महामंत्री। मुझे रोकते हुए महाराज ने कक्ष में मौजूद राजकर्मियों को बाहर जाने का आदेश दिया। फिर एकांत होने पर धीमे स्वर में बोले, यह ठीक है महामंत्री कि हमने विद्रोह को कुचलने और विद्रोहियों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, किंतु हम अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि विद्रोहियों को विद्रोह करने के लिए उकसाने में किसका हाथ था। इसलिए हमारा यह समझ लेना कि हमने पूर्ण रूप से विद्रोहियों का खात्मा कर दिया है हमारी भूल होगी। ओह, भावनाओं में बहकर हम युवराज की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है महामहिम? अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बाद सत्ता का कार्यभार तुम संभालोगे, और जब तक युवराज बालिग न हो जाए तुम यह भेद किसी पर जाहिर नहीं करोगे कि युवराज और शाही लॉकेट कहाँ हैं। लेकिन महाराज मेरी बात बीच में ही काटते हुए बोले, इसी में युवराज और इस देश की भलाई है महामंत्री। जो हुक्म महाराज, मैं वचन देता हूँ युवराज के बालिग होने तक यह भेद मेरे सीने में ही दफन रहेगा। और फिर उसी दिन एक अध्यादेश जारी कर महाराज ने देश का कार्यभार मुझे सौंप दिया। इस तरह 15 वर्ष पुराना इतिहास समाप्त करते हुए महामंत्री तोजा भावुक स्वर में बोले। कुछ दिनों बाद महाराज स्वर्ग सिधार गए और मैं युवराज के हितों की रक्षा के लिए अपना दायित्व निभाता रहा। समझा, अब आप यह दायित्व युवराज को सौंपना चाहते हैं क्योंकि वे बालिग हो चुके हैं। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी उस दिन सामने आई जब हमारे पत्र के जवाब में शमशेर ने सख्त बीमारी के कारण युवराज को स्वयं यहाँ लाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह लिखा कि वह युवराज और शाही लॉकेट को हम तक पहुँचाने के लिए जल्द ही कोई व्यवस्था कर देगा। ओह, लेकिन जब एक सप्ताह गुजर गया और शमशेर की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हमने अपने 2 वफादार आदमियों को वह चाबी देकर गुप्त रूप से भारत भेज दिया। फिर महामंत्री तोजा कर्नल शमशेर और यामा की हत्या के बारे में बताते हुए चिंतित स्वर में बोले, जो भेद पिछले 15 वर्षों में किसी पर जाहिर नहीं हुआ, आज उसे वे देशद्रोही जान चुके हैं जो इस देश का शासन हथियाने में पहले विफल हो गए थे। ओह, फिर तो युवराज की जान को सचमुच बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नहीं, जब तक शाही लॉकेट देश के दुश्मनों के हाथ नहीं लगता युवराज सुरक्षित है। क्योंकि युवराज कहाँ है यह भेद शमशेर ने लॉकेट में रख छोड़ा है। अपने पत्र में शमशेर ने यह बात स्पष्ट कर दी थी। ओह, तो क्या आप भी नहीं जानते कि युवराज कहाँ है? नहीं, लेकिन यह सत्य हमने अभी तक किसी पर जाहिर नहीं किया है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। जी हाँ, मैं आज रात ही गुप्त रूप से हिंदुस्तान रवाना हो जाता हूँ। इससे पहले कि शाही लॉकेट गलत हाथों में पहुँचे मुझे उसे हासिल करना है। बस मैं यही चाहता हूँ। इस काम में रायगढ़ में मौजूद हमारा आदमी हामा तुम्हारी पूरी मदद करेगा, परंतु अगर तुम्हें ज़रूरत महसूस हो तो तुम भारत सरकार की मदद भी प्राप्त कर सकते हो।
फिर महामंत्री तोजा एक पत्र थोमा की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह पत्र बड़ी हिफाजत से रखना जी। कहते हुए थोमा ने वह पत्र अपने पिता के हाथ से ले अपनी जेब में रख लिया। अब वापस चलो। आदेश मिलते ही थोमा ने कार का रुख राजमहल जाने वाली सड़क की ओर कर दिया। उधर सफ़ेद कार में चालक की बगल में बैठे व्यक्ति ने जैसे ही महामंत्री तोजा की कार को वापस राजमहल की ओर जाते देखा, हेलो हेलो ब्लैक ड्रैगन कॉलिंग ओवर, रिपोर्ट ब्लैक ड्रैगन, महामंत्री तोजा वापस लौट रहा है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, ओवर। तुम तोजा के बेटे थोमा पर नज़र रखो, उसकी एक एक गतिविधियों की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, ओवर एंड आउट। यस सर, कहने के साथ ही उस आदमी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या थोमा शाही लॉकेट हासिल कर सका? देशद्रोहियों का मुखिया कौन था? क्या वह जाम्बो द्वीप की सत्ता हथियाने में कामयाब हो सका? क्या शेरबाद शाही लॉकेट अज्ञात हत्यारों के सुपुर्द कर दिलावर की जान बचाने में कामयाब हो सका? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतज़ार कीजिए धरती के लाल से, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।